Hello students, today we will read SST Part 1 History Chapter 9 The Gupta Age means आज हम गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे. So students, listen carefully and look at this video. In this chapter we shall read about the happening which had take place 1700 years ago. By this time people had taken to farming in India. Population in the village had started increasing and several big and small cities were also established. With this, several small states has emerged all over India. This small state had their own kings and their dynasties. So students, इस पाठ में हम आज से लगभग 1700 साल पहले की बातें पढ़ेंगे. उस समय तक आते आते भारत के हर क्षेत्र में लोग खेती करने लगे थे, गांव सघन होने लगे थे और उनके बीच कई छोटे बड़े शहर भी बस गए थे. इसके साथ इस समय पूरे भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य भी बन गए थे. इन राज्यों का अपना अपना राजवंश और राजा होने लगा था. तो इन दिस पीरियड छत्तीसगढ़ वॉज नोन एज दक्षिण कौशल. मीन्स इस काल में हम छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, है ना. इस काल में जो है क्या है, छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर सिरपुर जैसे प्रमुख वैभवशाली नगर का उदय हो चुका था. दक्षिण कौशल के अंतर्गत वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले आते थे. So students, why did समुद्रगुप्त रिटर्न महेंद्र's किंगडम? जो समुद्रगुप्त ने महेंद्र को उसका राज्य क्यों लौटाया होगा, क्या आपको पता है? So students, in this period the kings of this region was Mahendra, who was defeated by Samudragupta. Samudragupta took yearly tribute from Mahendra and returned his kingdom to him. He was allowed to rule independently. इस समय इस इलाके का राजा महेंद्र भी समुद्रगुप्त से पराजित हुआ और समुद्रगुप्त ने महेंद्र से वार्षिक कर लेकर उसका राज्य वापस कर दिया. उसे स्वतंत्र रूप से राज्य करने दिया गया. नेम सम प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ दक्षिण कौशल. क्या आप बता सकते हैं दक्षिण कौशल के कुछ प्रमुख स्थानों के नाम? सो लेट्स सी. अब हम यहाँ पर देखते हैं समुद्रगुप्त. समुद्रगुप्त कौन था? इन दिस पीरियड मगध, प्रेजेंट बिहार, जो कि बिहार में आता है. इस समय मगध जो कि वर्तमान बिहार राज्य में आता है. सो वॉज रूल्ड बाय द गुप्त डायनेस्टी. उसमें गुप्त वंश के राजाओं का जो शासन था उस समय. समुद्रगुप्त इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. समुद्रगुप्त इसी राजवंश का एक महत्वपूर्ण राजा था. उसकी राजधानी क्या थी? इट्स कैपिटल वॉज पाटलिपुत्र, प्रेजेंटली नोन एज पटना. उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, इसे आज पटना भी कहते हैं. सो इन दोज डे पावरफुल किंग वुड अटैक अदर स्टेट्स. उन दिनों शक्तिशाली राजा दूसरे राज्यों पर हमला करते थे और क्या होता था कि दिस वे देयर किंगडम वुड एक्सपेंड देयर टेरिटोरियस एंड देयर इनकम वुड इंक्रीज. समुद्रगुप्त टू वांटेड द सेम. वे दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे ताकि उनका अपना राज्य बड़ा हो और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो सके. समुद्रगुप्त भी यही चाहता था. समुद्रगुप्त की प्रशंसा इलाहाबाद के एक स्तंभ खंबे पर शिलालेख के रूप में खुदी हुई है. उस शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त मीन्स उत्तर भारत, आठवीं राज्य वनांचल जिसे कहते हैं, तथा दक्षिणापथ मीन्स दक्षिण भारत के कई राज्यों को हराया था. दक्षिणापथ में जिन राज्यों को उसने हराया उनमें से 2 राज्य वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य में थे. दक्षिण कौशल जिसकी राजधानी सिरपुर थी और महाकांता जो वर्तमान बस्तर और उड़ीसा क्षेत्र में था. अब हम देखते हैं यहाँ पर समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के राजाओं को हराकर उनके राज्य को अपने राज्य में क्यों ला लिया? समुद्रगुप्त for then
annexed the kingdom of Aryabharta. This way, they become the powerful king of the big empire in northern India, but he returned the kingdom to the ruler of the दक्षिणापथ आफ्टर डिफीटिंग देम. जो समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के राजाओं को हराकर उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया. इस तरह उसका राज्य बहुत बड़ा हो गया और वह उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजा बन गया. लेकिन उसने दक्षिणापथ के राजाओं को हराने के बाद भी उनका राज्य उन्हें लौटा दिया. सो स्टूडेंट, देखा आपने कि समुद्रगुप्त ने क्या किया. इस मैप में आप लोग समुद्रगुप्त के जो है गुप्त डायनेस्टी के जो एम्पायर है उसे देख सकते हैं. गुप्तकालीन भारत कहाँ से कहाँ तक फैला था इसमें आप लोग देख सकते हैं. आप लोग भारतवर्ष के मानचित्र 9.1 में उत्तर तथा दक्षिण के राज्यों को पहचानिए और बताइए कि समुद्रगुप्त का राज्य कहाँ से कहाँ तक था और उसकी राजधानी कहाँ पर थी. आप लोग इसे डिस्कस कीजिए. एंड देन लेट्स सी नेक्स्ट. समुद्रगुप्त वाज नॉट ओनली अ वॉरियर बट वाज अ लवर ऑफ आर्ट टू. जो समुद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त न केवल योद्धा था बल्कि कला प्रेमी भी था. ये हम कैसे जान सकते हैं? जैसे कि गोल्ड कॉइन्स ऑफ हिज ईरा सो हिम प्लेइंग द वीणा. उसके समय में ढाले गए सोने के कुछ सिक्कों में उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है. इससे हम कह सकते हैं कि वे कला प्रेमी थे. आफ्टर समुद्रगुप्त हिज सन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ascended the throne. जो समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राजा बना. उसने भी उत्तर भारत में अपने राज्य का विस्तार किया. उसने दक्षिण के कुछ महत्वपूर्ण राजाओं से दोस्ती की. उसका राज्य बंगाल से गुजरात तक फैला हुआ था. तो आप लोगों ने देखा. ही आल्सो एक्सपेंडेड हिज एम्पायर एंड मेड फ्रेंडली रिलेशंस. उसने क्या किया था? दोस्ती की थी विद सम इन्फ्लुएंटली साउथर्न किंग्स. दक्षिण राजाओं से. हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द बंगाल टू गुजरात. और उसका जो राज्य था कहाँ से कहाँ तक था? बंगाल से गुजरात तक. इज दिस क्लियर कि समुद्रगुप्त कौन था और उसका बेटा कौन था और उन्होंने अपने राज्य का विस्तार कैसे किया. देन द गुप्त एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल प्रोविंस and every province was further divided into districts. The administration was done by local people and the king gave order only on important issues. A council of village elder administrated the village. This way, the local people playing important roles in administrations during the Gupta age. इन राजाओं के जो उस समय क्या हुआ था कि गुप्त राज्य कई प्रांत या भुक्ति में बटा हुआ था और प्रत्येक प्रांत कई जिलों या विषयों में बटा था. इनका प्रशासन वहीं के स्थानीय लोग करते थे और राजा केवल कुछ महत्वपूर्ण बातों पर उन्हें आज्ञा देता था. गांव का प्रशासन गांव के प्रमुख लोगों की सभा करती थी. इस प्रकार गुप्त साम्राज्य के प्रशासन में स्थानीय लोगों की अधिक भूमिका होती थी. सो बिसाइड दिस किंग्स कुमारगुप्त एंड स्कंदगुप्त. जो इन राजाओं के अतिरिक्त गुप्त वंश में अन्य कई महत्वपूर्ण राजा हुए जिनमें कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त बहुत ही फेमस थे. टू वेयर फेमस रूलर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी. ये बहुत ही जो थे फेमस थे. द गुप्त डायनेस्टी रूल्ड टिल अबाउट 500 AD. दिस era is a very important in the progress of Indian science, art and religions. Many changes came in the life of the people in this period. इन वंश का जो शासनकाल कब से था? 500 ईस्वी तक चलता रहा. भारतीय विज्ञान, कला और धर्म की प्रगति के लिए यह काल महत्वपूर्ण था. इस काल में लोगों के जीवन में भी बहुत बदलाव आया. आप लोग अब देख सकते हैं कि यहाँ पे गुप्त काल में लोगों का जीवन कैसा था. लेट्स सी लाइफ ऑफ द पीपल इन द गुप्त एज. हाउ वॉज द लाइफ ऑफ द पीपल? उन दिनों लोगों का जीवन कैसा था? हाउ कैन वी नो दैट? यह हमें कैसे पता चल सकता है? सेवरल बुक्स रिलेटिंग टू रिलीजन्स, स्टोरीज, प्लेज एंड साइंस वेयर रिटन एंड दैट टाइम. उन दिनों बहुत सी पुस्तकें लिखी गई जो धर्म, कहानी, नाटक और विज्ञान से संबंधित थी.
उनको पढ़कर हम उन लोगों के बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं। इसके अलावा उस समय और क्या था कि we can get information from the several stone inscriptions। उसके अलावा उस समय कई शिलालेख भी खुदवाए गए थे, मीन्स पत्थरों पर लिखवाए गए उनकी बातें, उसे शिलालेख कहते हैं। उनसे भी हमें कई जानकारियां मिलती हैं। उन दिनों चीन से कई यात्री भारत भी आए थे। वे लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, इसलिए बौद्ध पुस्तकों को पढ़ने और बुद्ध से संबंधित स्थानों को देखने के लिए भारत आते थे। उनमें से एक थे फाहियान, जिन्होंने अपनी यात्रा के अनुभवों का विवरण अपनी पुस्तक में लिखा है। उससे भी हमें भारत के बारे में कई बातों की जानकारियां मिलती है। फाहियान ने क्या लिखा था? फाहियान रोड हियर द पीपल विज रिच एंड हैप्पी। वो क्या लिखते थे अपनी बुक में कि यहाँ के लोग धनी और सुखी हैं। They did not have to pay much land revenue and there were no administrative restrictions। मीन्स उन पर लगान का अधिक बोझ नहीं है, ना ही उन पर शासकीय रोक टोक है। यहाँ के लोग किसी जीव की हत्या नहीं करते। Killing of animals was forbidden and people did not drink wine। और वहाँ के लोग जो शराब भी नहीं पीते और प्याज या लहसुन को भी नहीं खाते। और जो है ओनियंस एंड गार्लिक वेयर इटन बाई चांडाल्स। मीन्स जो यहाँ के लोग जो प्याज या लहसुन को केवल कौन खाते थे? चांडाल लोग खाते थे। बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज वेयर गिवन फील्ड्स अलोन विथ हाउसेस, गार्डन, फार्मर एंड ऑक्सन। बौद्धों के कई मठ हैं जिन्हें घर, बगीचे, कृषक और बैल सहित खेत दिए गए हैं। भारत में जो है इन इंडिया मोनास्ट्रीज वेयर रिवर्ड ग्रेटली। मीन्स भारत में मठों का बहुत सम्मान होता था। फर्टाइल लैंड्स वेयर गिवन इन द डोनेशन टू द मोनास्ट्रीज। मठों को खेती हर जमीन दान में दी जाती थी। मठों में रहने वाले साधु खुद अपने खेतों में काम करते थे। भारत में लोग अहिंसा में विश्वास करते थे। भारतीय लोग बहुत बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे। भारतीय लोग शाकाहारी भोजन को पसंद करते थे। भारत में ही लिखी गई दूसरी पुस्तकों से पता चलता है कि फाहियान के कुछ कथन पूरी तरह सही नहीं है। दूसरे ग्रंथों से पता चलता है कि समाज में जाति प्रथा और छुआछूत का भेदभाव था। स्टूडेंट्स, फाहियान ने अपनी 2 बुक में लिखी है, मतलब एक बुक में क्या लिखा था? उसने वहाँ के लोगों के बारे में लिखा था, एंड दूसरी बुक में ऐसा मतलब कुछ भी नहीं बताया गया है और उसमें जाति प्रथा और छुआछूत ये आदि बताया गया है। पीपल बिलोंगिंग टू अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। शहरों में ऊंचे वर्ग के लोग सुसंस्कृत जीवन बिताते थे और कल्चर दे वेयर फॉन्ड ऑफ पोट्री, plays, music, dance, painting and sculpture। This was the time when several restrictions were imposed on women। Child marriage has started, widows were forced to become sati and burn on the funeral pyres of her husbands। Poor people in the society were facing difficulties, trade with far off and had decreased, as a result of which the industries reduced their products। Lack of job made the people leave the cities and settle down in the village। This reduced the size of big cities। वहाँ पर क्या होता था कि जो शहरों में क्या होता था, ऊंचे वर्ग के लोग सुसंस्कृत जीवन बिताते थे और वे कविता, नाटक, संगीत, चित्रकला, नृत्य में और मूर्तिकला में विशेष रुचि रखते थे। उन्हीं दिनों उच्च वर्गों की महिलाओं पर कई तरह के रोक लगने लगे, जैसे बाल विवाह, छोटी उम्र में शादी करना उसे कहते हैं, और सती प्रथा, जैसे विधवाओं को मरे हुए पति के साथ जलना पड़ता था, इसे सती प्रथा कहते हैं। आदि कुरीतियां भी जो है शुरू हो रही थी वहाँ पर। शहरों में गरीबों की हालत भी कठिन होती जा रही थी। उन दिनों दूर देशों से व्यापार कम हो रहा था और इसके कारण उद्योग धंधे मंद पड़ रहे थे। लोग काम के अभाव में शहर छोड़कर गांव में जाकर बसने लगे। इससे बड़े शहर छोटे होने लगे थे। From books and rocks inscriptions, it is learned that
kings gave villages in donation to Brahmins. Obey and Buddhist monasteries, those who got donations would make the farmer work on their fields and lived on its income. मतलब उस समय जो है के शिलालेखों और पुस्तकों से यह भी हमें पता चलता है कि राजा ब्राह्मणों, मठों व बौद्ध विहारों को गांव के गांव दान में देते थे। दान प्राप्त करने वाले लोग उनमें किसानों से खेती करवाते थे और उससे मिली आय से अपना काम चलाते थे। सो स्टूडेंट, डू यू नो व्हाई वाज देयर लेस वर्क इन सिटीज इन दी गुप्त एज? क्या आप बता सकते हैं गुप्त काल में शहरों में काम का अभाव क्यों हो रहा था? आर देयर मोर restrictions on women than men even today? क्या आज भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर अधिक रोक टोक है? And next, what the kings have given village and not money in donation to the Brahmins and Obis? राजा ब्राह्मणों व मठों को दान में पैसे न देकर गांव क्यों दिए होंगे? क्या आप इसे बता सकते हैं? देखते हैं आगे, लेट्स सी। रिलीजन्स, अब यहाँ पर देखते हैं हम रिलीजन्स, धर्म के बारे में। द गुप्त एज वॉज द पीरियड when there was reportment of the several religions, ideologies and changes. Vedic religions adopted several things from Buddhism and Jainism. जो उस समय के जो धर्म थे वो क्या थे? गुप्त काल कई धार्मिक विचारों के मेलजोल और परिवर्तन का समय था और वैदिक धर्म ने बौद्ध धर्म व जैन धर्म की कई बातों को अपनाया था। वैदिक धर्म में भी अहिंसा पर जोर दिया जाने लगा। वैदिक धर्म ने कई लोगों जो है कई छोटे संप्रदायों की बातों को अपनाया, जैसे शिव, देवी, विष्णु की पूजा करते थे। अब पुराने वैदिक देवता जैसे इंद्र, अग्नि या वरुण को लोग नहीं मानते थे। अब यज्ञों की जगह देवी देवताओं की मूर्तियों व मंदिर बनाकर पूजा अर्चना करना लोकप्रिय होने लगा। पुराने समय के यज्ञ आदि खर्चीले धार्मिक रीति रिवाजों की जगह पूजा, व्रत और दान की सरल विधियों के प्रचलन से गरीब तबके के लोग भी धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने लगे। और गुप्त राजा खुद तो वैष्णव धर्म को मानते थे, किंतु उनके शासनकाल में सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता भी थी। सो स्टूडेंट्स, देखा आपने कि धर्म कैसा था। अब हम देखते हैं साइंस के बारे में। विज्ञान, आर्यभट्ट वॉज द फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर ऑफ द गुप्त एज। जो गुप्त काल के सबसे प्रमुख खगोल शास्त्री और गणितज्ञ के विद्वान आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने सन 499 ईस्वी में आर्यभट्टियम की रचना की थी। मतलब उसने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने कई जटिल गणितीय सवालों का निदान किया। उन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी गेंद की तरह गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। ग्रहण के बारे में आर्यभट्ट ने कहा कि यह पृथ्वी और चंद्रमा की परछाई के कारण होता है, न कि राहु केतु के निगलने से। इन बातों को उनके समय में कम लोगों ने ही स्वीकार किया था। Varahamir was another famous scientist of this period. He tried to connect astronomy and astrology. जो इस काल के एक और प्रमुख वैज्ञानिक वराहमिर थे, उन्होंने खगोल शास्त्र और फलित ज्योतिष भविष्य बताने का काम है ना उसे जोड़ने का प्रयास किया था। आधुनिक विज्ञान ने पृथ्वी के संबंध में जानकारी के लिए आर्यभट्ट को ही सही सिद्ध किया है। इस समय चिकित्सा, खासकर पशुओं की चिकित्सा और खेती पर कई पुस्तकें लिखी गई। सो स्टूडेंट्स, लोगों ने आर्यभट्ट की बातों को क्यों नहीं माना होगा? क्या आप बता सकते हैं? तो अब हम देखते हैं साहित्य, लिटरेचर। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ संस्कृत लिटरेचर वेयर कंपोज्ड ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। कालिदास, भारवी एंड शूद्रक, जो गुप्त काल में संस्कृत भाषा में उच्च कोटि के साहित्य रचे गए। संस्कृत साहित्य के महान कवि जैसे कालिदास, भारवी, शूद्रक, माघ इसी काल में हुए थे। कहा जाता है कि विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानियां भी इसी काल में लिखी थी तथा नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना की थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दरबार अपने 9 रत्नों के लिए प्रसिद्ध था। इनमें सबसे प्रमुख कालिदास थे। कालिदास की प्रमुख काव्य रचना है मेघदूत और कुमार संभव। उनका अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक विश्व प्रसिद्ध है। इस समय के साहित्य में प्रमुख रूप से मनुष्यों की भावनाओं व समस्याओं का व्यापक वर्णन है।
टेल अ फ्यू स्टोरीज ऑफ पंचरत्न इन क्लास। क्या आप लोग पंचरत्न जो है पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़े हैं? उनमें से कुछ ऐसी कहानियाँ आप लिख कर भेजिए हमें जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो हम देखते हैं चित्रकला एवं वास्तुकला। चित्रकला एवं वास्तुकला मीन्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर। लाइक लिटरेचर, साइंस, अदर आर्ट्स लाइक स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग्स। यहाँ के जो दीवारों पर बनाए गए चित्र को भित्ति चित्र कहते हैं। चित्रकला के साथ साथ इस युग में अनेक मंदिर, गुफा, चैत्य, विहार, स्तूप आदि बनाए गए। इसी काल में मूर्तिकला के क्षेत्र में भी अच्छी प्रगति हुई। इस समय बड़ी संख्या में विष्णु, शिव, बुद्ध और जैन तीर्थकरों की मूर्तियों का भी निर्माण हुआ। इस समय की मूर्तियों में भावनाओं को व्यक्त करने की शुरुआत हुई। एंड गुप्त राजाओं के समय में बड़ी संख्या में मंदिरों, चैत्यों, विहारों व स्तूपों का निर्माण हुआ। ये मंदिर ईंट और पत्थरों से बनाए जाते थे। कुछ बौद्ध विहार और मंदिर पहाड़ियों को काटकर बनाई गई गुफाओं के रूप में थे। गुप्त काल में सारनाथ में विशाल बौद्ध विहार बना है। झांसी स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर व विदिशा स्थित उदयगिरी की गुफाएं इसी समय की बनी हुई है। कानपुर के पास भीतरगांव में बना विष्णु मंदिर संसार में ईंटों से बना सर्वाधिक पुराना मंदिर है। तो स्टूडेंट्स, क्या आप लोग देखे हैं? यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक और दिया है लक्ष्मण टेम्पल सिरपुर। इसका पिक्चर आप लोग देखिए, ये कहाँ पर है? सिरपुर में है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने गुप्त काल के बारे में पढ़ा। गुप्त काल में जैसे कि कौन कौन राजा हुए और कला, धर्म और लोगों के जीवन, साहित्य, चित्रकला, वास्तुकला, ये सब हमने देखा। एंड जो है छत्तीसगढ़ में गुप्तकालीन कला को भी हमने जाना। ओके, आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए। टेक केयर।